हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय की और नॉन टीचिंग पोस्ट में आप सभी लोगों को जनरल अवेयरनेस पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। तो जनरल अवेयरनेस की आपको काफ़ी क्लासेस दी गई हैं और आप अपने स्तर से भी पढ़ रहे होंगे। आज की क्लास में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्ज़ाम की दृष्टि से वो हम देखने वाले हैं। एक्सपेक्टेड टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं और ये केवल प्रैक्टिस और रिवीजन के तौर पर ही लीजिएगा। मैंने हमेशा से बताया है कि अगर कोई नए अभ्यर्थी हैं जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा है उनके लिए हो सकता है ये टफ हो, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये रिवीजन कर रहे हैं आप, इसमें से आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी होते हैं, जिस एरिया से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं उन्हीं का रिवीजन आपको दिया जा रहा है। आप इसको खुद से भी कर सकते हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते तो आपके पास ल्यूसेंट की बुक हो या कोई भी बुक हो, आप उसको रिवीजन करिए। अगर आपके पास खुद की नोट्स है तो उसको पढ़िए। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में बन सकते हैं। और ये एक बात और ध्यान रखिएगा, केवल ये यूनिवर्सिटी के लिए ही नहीं, आपने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं आपके, अभी आप देखेंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, इधर आपके लगातार एग्ज़ाम होंगे, तो आपको ये हमेशा काम आने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट हमारे आज के पॉइंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे वायुमंडल की संरचना। यहाँ से प्रश्न हमेशा देखने को मिलते हैं। आइए देखते हैं पहले। तो सबसे पहले ये जिस क्रम में लिखा हुआ है, आप जो मंडल है, मतलब कहने का है कि जो उसकी वायुमंडल की संरचना है, जिस हिसाब से इसके लेयर होते हैं उसी के अकॉर्डिंग इसका सीक्वेंस लिखा हुआ है। तो इसको पहले आप एक बार को समझेंगे। जैसे हम बात करें, मान लीजिए ये जो पृथ्वी है, वायुमंडल है, यहाँ पर अगर हम लोग हैं तो सबसे पहले वाली लेयर कौन सी आती है, नंबर 1 पे कौन आती है, तो आपकी ये जो है क्षोभ मंडल आता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, दूसरे नंबर पे समताप मंडल आएगा। फिर तीसरे नंबर पे क्या आएगा, ओजोन लेयर आएगी, ओजोन मंडल कहते हैं इसको। फिर आयन मंडल होता है, आइनोस्फेयर हो जाता है। फिर उसके बाद बहिर्मंडल होगा, मतलब एक्सोस्फेयर हो जाएगा। सबसे बाहरी मतलब सबसे आखिरी मंडल कौन सा होता है, तो बहिर्मंडल होता है। तो इसका क्रम भी कभी कभी पूछा जाता है, तो ये क्रम भी याद रख लीजिएगा। पहला क्या है आपका, ट्रोपोस्फेयर है, मतलब क्षोभ मंडल। दूसरा क्या है, समताप मंडल, जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्को स्फेयर कहेंगे। ओजोन मंडल को ओजोनोस्फेयर कहेंगे। आयन मंडल को आइनोस्फेयर कहेंगे और बहिर्मंडल को एक्सोस्फेयर कहते हैं। कभी कभी हिंदी में ये नाम न देके जो ये नाम लिखे हैं वही डायरेक्ट दे दिए जाते हैं, इस वजह से ये दोनों को याद रखिएगा। अब आइए इनके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे पूछा जाए कि मौसमी जो घटनाएं घटित होती हैं, जैसे बारिश होती है और भी जो घटनाएं होती हैं, ये सब कहाँ पर होती हैं, किस मंडल में होती हैं, तो वो हमारी क्षोभ मंडल में होती है, याद रखिएगा। पूछा जाता है वायुयान तथा जेट विमान की उड़ानों के लिए उपयुक्त कौन सा मंडल होता है, तो समताप मंडल। मतलब जो हमारी वायुयान उड़ाई जाती है वो किस मंडल में उड़ती है, तो समताप मंडल में उड़ाई जाती है। ओजोन मंडल की बात करें तो ओजोन गैस की परत पाई जाती है और जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। ओजोन जो लेयर होती है, ओजोन की फार्मूले क्या होते हैं, O3 होता है, ठीक है। O2 नहीं होता है, O3 होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ओजोन लेयर हमारी क्या मदद करते हैं, जो पराबैंगनी किरणें आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज आती है, उसको पृथ्वी पर आने से रोकता है और वो वहीं पर उसको अवशोषित कर लेता है। अगर पराबैंगनी किरणें जो होती हैं, अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं, डायरेक्ट अगर पृथ्वी पर पड़ती हैं तो जो ह्यूमन होंगे उनको भी कई प्रकार के रोग हो सकते हैं और भी नुकसान हो सकते हैं, त्वचा का कैंसर हो सकता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। इसलिए ओजोन लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं आयन मंडल। आयन मंडल में क्या है, इसके फलस्वरूप हमें रेडियो, रडार, टेलीफोन तथा टेलीविज़न की सुविधा प्राप्त होती है। मतलब जो हमारे जो सिग्नल्स हमें मिलते हैं, रडार हैं, रेडियो से, ये सभी कहाँ पर होते हैं, आयन मंडल में होते हैं, आइनोस्फेयर में होते हैं। और जो बहिर्मंडल होता है, जिसको एक्सोस्फेयर कहेंगे, ये अंतरिक्ष यात्री तथा उपग्रह पृथ्वी के परिक्रमा करते हैं। मतलब जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं या उपग्रह जो परिक्रमा कर रहे हैं पृथ्वी की, वो सब कहाँ पर होते हैं, तो ये सब बहिर्मंडल में होते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि ये जो हमारे मंडल हैं कितने प्रकार के हैं, उसका नाम, एक क्रम कि किस क्रम में सिक्वेंसली याद होना चाहिए, कौन सा पहले है और कौन आखिरी में है, और उससे संबंधित उनकी क्वालिटीज़, विशेषताएँ कि किस में क्या चीज़ें घटित होती हैं। आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं, इसको याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे महावीर से संबंधित व्यक्ति। देखिएगा, जैसे हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं, आप एंशिएंट हिस्ट्री जब उसमें पढ़ते हैं तो
इसमें महावीर जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध, इन दोनों व्यक्तियों के ऊपर प्रश्न बन जाते हैं अक्सर, तो उन्हीं से संबंधित मुद्दों को सिर्फ हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे महावीर से संबंधित जो है कुछ व्यक्ति हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। व्यक्ति का मतलब जैसे पूछा जाएगा आपको कि जो महावीर थे, महावीर है तो उनसे संबंधित व्यक्ति से सिद्धार्थ कौन थे, तो पिता थे, किसके, महावीर के थे। और उनकी माता का क्या नाम था, तो त्रिशला था। और ये नहीं आता है वैसे, ये दोनों जो लिखा है कि फूफा जो है इनके राजा बिंबिसार थे और फुफेरा भाई जो था अजातशत्रु, ये दोनों नहीं याद करेंगे तो चलेगा, लेकिन पत्नी का नाम याद रखेंगे, यशोदा था। पुत्री कौन थी, तो अड़ोजा और प्रियदर्शनी थी। प्रियदर्शनी को ही तो भेजे थे ये अपने प्रचार प्रसार के लिए, यहाँ पे देखेंगे। और दामाद इनका कौन था, तो जमाली था। और प्रथम भिक्षुड़ी कौन थी, तो जो है चंदना थी। और मखली पुत्र गोशाल कौन थे, तो आरंभिक इनके साथी थे जो कि इनके साथ थे। तो ये जो हमने अभी ये चीज़ें पढ़ी, ये महावीर स्वामी के विषय में है कि उनके पिता का क्या नाम था, तो सिद्धार्थ था। और उनकी माता का नाम त्रिशला था, ये याद रखेंगे। उनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोदा था। पुत्री का नाम याद रखेंगे, अड़ोजा प्रियदर्शनी थी। दामाद कौन था, तो जमाली था। प्रथम भिक्षुड़ी कौन थी, तो चंदना थी। और आरंभिक साथी का नाम क्या था, मखली पुत्र गोशाल। ठीक है, ये याद रखेंगे। इसी प्रकार से हम देखते हैं गौतम बुद्ध से संबंधित व्यक्ति, जैसे गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था, तो शुद्धोधन था। इनकी माता का नाम क्या था, तो महामाया था। ठीक है, आगे देखेंगे इनकी मौसी कौन थी, तो प्रजापति गौतमी थी। ये गौतमी ने ही इनका पूरा लालन पालन किया था, इनको पाला था। आगे देखेंगे इनकी पत्नी कौन थी, मतलब गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, तो यशोधरा था। ठीक है, और इनका पुत्र था, उनके पुत्र का क्या नाम था, तो राहुल था। सारथी या प्रिय घोड़ा कौन था गौतम बुद्ध का, उसका नाम बताइए, तो चन्ना या कंथक। ठीक है, प्रथम गुरु कौन थे, तो अलार कलाम थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है कि महात्मा गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, तो अलार कलाम थे। शिष्य जो राजा थे, इनके शिष्य कौन थे, तो बिंबिसार, अजातशत्रु और प्रसेनजीत एवं उदयन, ये सभी लोग जो है गौतम बुद्ध के शिष्य थे, याद रखिएगा। और महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रतीकात्मक पशु हैं, मतलब जब महात्मा बुद्ध जो है जब गर्भ में आए तो उनका प्रतीक क्या था, यही सब चीज़ें पूछी जाती हैं। देखेंगे गर्भ में आने का प्रतीक क्या है, हाथी से लिया जाता है। गृह त्याग का प्रतीक क्या है, तो घोड़ा, डायरेक्ट पूछे जाते हैं ये सपन। और यौन का क्या है, तो सांड है। समृद्धि का क्या है, तो शेर। ये सभी जो पशु आप देख रहे हैं, हाथी, घोड़ा, सांड और शेर, ये इनके जीवन काल में किसी न किसी चीज़ को इंडिकेट करते हैं, इनके प्रतीक हैं। मतलब जब महात्मा बुद्ध जब अपनी माता के गर्भ में आए तो गांधी से महात्मा जो है हाथी से इनको इंडिकेट किया जाता है, इनका प्रतीक चिन्ह माना जाता है। गृह त्याग किसको कहते हैं, तो घोड़े को। और यौवन का तो सांड को, और समृद्धि के लिए शेर। तो ये याद रखिएगा महात्मा बुद्ध के लिए। देखिए जब हम दोनों चीज़ें साथ में पढ़ते हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, तो कन्फ्यूज़न हो जाता है, क्योंकि अभी जो हमने इनसे संबंधित व्यक्ति पढ़े हैं, इनके पिता को लेके, माता को लेके, पत्नी को लेके कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इसको कन्फ्यूज़न में मत रहिएगा, एक दो बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और जिनको याद होगा तो अच्छी बात है। आइए इसमें और क्या पढ़ना है हमको, आगे देखते हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित 5 महान चिन्ह या प्रतीक। ठीक है, जैसे जन्म जो है कमल, वो साढ़ से इनके जन्म का प्रतीक मानते हैं। ज्ञान जो है पीपल के वृक्ष, मतलब बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इस वजह से ये जो है पीपल के वृक्ष को जो है संकेत इनका मानते हैं। मृत्यु जो है स्तूप से संबंधित है। गृह त्याग जो है घोड़ा, भी हमने ऊपर पढ़ा ही था। और जो है निर्वाण तो पद चिन्ह। ठीक है, ये इनसे संबंधित हैं घटनाएं और चिन्ह या प्रतीक आप कह सकते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह, तो इसको याद रखना है। जैसे जैन तीर्थंकर से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे ऋषभ देव के जो प्रतीक चिन्ह क्या था, तो सांड या वृषभ। और नेमिनाथ शंख, महावीर का सिंह, महावीर का जरूर याद रखेंगे, जिनके बारे में भी हम पढ़ रहे थे, सिंह। और अजीतनाथ हाथी, पार्श्वनाथ सर्पकर्ण और शांतिनाथ जो है हिरण। इसमें से आपको पार्श्वनाथ याद रखना है और महावीर जरूर याद रखिएगा, इन दोनों को, मतलब इन दोनों लोगों के प्रतीक को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
विद्युत चुंबकीय तरंगे और उसके खोजकर्ता को हम देखेंगे। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। कुछ विद्युत चुंबकीय किरणें होती हैं, उसको खोज किसने की थी, उससे प्रश्न बनते हैं। जैसे गामा किरणों की खोज किसने की थी, तो बेकुलर ने की थी। एक्स किरणों की खोज किसने की थी, तो रोंटेजन ने की थी। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की, तो रिटर ने। दृश्य किरणों की खोज किसने की, तो न्यूटन ने की थी। न्यूटन नहीं है, न्यूटर है, ठीक है। अवरक्त विकिरण का खोज किसने किया था, तो हर्शेल ने किया था। नेक्स्ट है लघु रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी, तो हेनरिक हर्ट्ज ने की थी। दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी, तो मार्कोनी ने की थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखेंगे। देखिए जो आपका जनरल अवेयरनेस है, आपको इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, सोशल साइंस, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट सभी से प्रश्न बनेंगे, इसलिए हर तरीके के क्वेश्चन इसमें ऐड किए गए हैं। जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था महात्मा बुद्ध के विषय में और स्वामी महावीर स्वामी के विषय में, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहीं से प्रश्न बनते हैं वनडे एग्जाम में। इस वजह से इसको ऐड किया था हमने, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे संविधान की प्रमुख समितियां और अध्यक्ष। जब समितियां बनाई गई थी तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट अध्यक्ष थे जहां से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे पूछा जाएगा संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो नाम याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जेपी कृपलानी थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नाम याद रखिएगा कि प्रमुख समितियां बनाई गई थी और उनके अध्यक्ष यहाँ से पूछा जाता है। झंडा समिति और प्रारूप समिति, ये दोनों बहुत बार रिपीट हुए हैं प्रश्न, इन दोनों को अच्छे से पढ़ लीजिए फिर से कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जबकि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, जेपी कृपलानी थे। ये दोनों कई बार रिपीट हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे प्रमुख भारतीय शासक और उनकी उपाधियां, मतलब कुछ भारतीय शासक हुए जिनको कुछ उपाधियां दी गई थी जो कि बहुत ही फेमस रही अपने टाइम में, तो उनके विषय में आपको जानना चाहिए। जैसे बिंदुसार, तो जो बिंदुसार थे उनको कौन सी उपाधि दी गई थी, तो मित्र जो है अमित्र घात की उपाधि दी गई थी, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखेंगे अशोक को क्या उपाधि मिली थी, तो देव नाम प्रिय और प्रियदर्शी की उपाधि मिली थी। समुद्रगुप्त को तो भारतीय नेपोलियन, ऐसा प्रश्न पूछा भी तो जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो समुद्रगुप्त को कहते हैं। और चंद्रगुप्त प्रथम को कौन सी उपाधि मिली थी, तो महाराजा धीराज की उपाधि मिली थी। पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किसे महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त थी। ऑप्शन देगा चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो आपको याद होना चाहिए। देखेंगे अगला, चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त थी। और हर्षवर्धन को जो है शिलादित्य। कनिष्क को देवपुत्र की। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या थी, तो लाख बख्श या मलिक। लाख बख्श इन्हें क्यों कहते थे, क्योंकि ये लाखों में दान करते थे, बहुत बड़े दानी थे ये, ठीक है, इस वजह से। शिवाजी को कौन सी उपाधि प्राप्त थी, तो छत्रपति, बोलते हैं ना छत्रपति शिवाजी महाराज, तो इसी वजह से ये जो छत्रपति है ये शिवाजी को मिली थी। नाना साहेब किसे कहते थे, तो बालाजी बाजीराव। देखिए जो उपाधि है, या आप कह सकते हैं एक तरीके से उनको उपनाम दे दिए गए थे, वही चीज़ है। जहांगीर को क्या, शेख सलीम। पूछा जाए शेख सलीम किसका नाम था, तो जहांगीर को कहते थे। और जिंदा पीर किसे कहते थे, तो औरंगजेब को कहते थे। और परमेश्वर जो है पुलकेशिन द्वितीय को कहते थे। उसके बाद देखेंगे विचित्र चित्त किसे कहते थे, तो महेंद्र वर्मन प्रथम को। नरसिम्हन वर्मन प्रथम को क्या बोला जाता था या क्या उपाधि थी उनकी, तो वाता पिंगकोंड। और महामल्ल गोविंद तृतीय को कौन सी उपाधि मिली थी, तो जंग तुंग की थी। विक्रमादित्य चतुर्थ को कौन सी उपाधि मिली थी, तो त्रिभुवन मल्ल की मिली थी। विक्रमादित्य द्वितीय को जो है नरेंद्र मृगराज की मिली थी। देखेंगे राज की उपाधि किसकी थी, उनको क्या मिली थी, तो जयम गोंड चोल मार्तंड की उपाधि प्राप्त थी। लास्ट के अगर आपको नहीं भी याद है तो चलेगा, लेकिन ये कुछ याद रखेंगे जो आपने ऊपर से पढ़े और पुलकेशिन द्वितीय तक, ठीक है। जैसे औरंगजेब को, जैसे शेख सलीम किसे कहते हैं, जिंदा पीर अक्सर पूछा जाता है कि किसकी उपाधि थी या किसको कहा जाता था, शिलादित्य, भारत का नेपोलियन, तो ये सब कॉमन है, इन सबको याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं। आइए अगला देखते हैं। देखिए भारत के राष्ट्रीय प्रतीक की बात करेंगे। हो सकता है कि आप सभी लोगों में से बहुत सारे कैंडिडेट हो जिनको राष्ट्रीय प्रतीक याद हो, लेकिन एक बार हम रिवीजन
ज़रूर करेंगे ताकि आप एक बार इसको देखें। जैसे बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में सबसे फर्स्ट है हमारा राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो हमारा प्यारा तिरंगा है। दूसरा है राष्ट्रगान क्या है? तो जनगण मन है। राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? तो शक संवत है, ठीक है। राष्ट्रीय रुपया क्या है? राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? रुपया है। राष्ट्रीय योजना क्या है? तो पंचवर्षीय योजना। तो देखिए आगे देखेंगे राष्ट्रीय सूचना पत्र क्या है? तो श्वेत पत्र है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर है, और इसका नाम पाओ क्रिस्टेटस भी कभी दे देता है, रासायनिक नाम मतलब जो है। आगे देखेंगे राजभाषा क्या है? हिंदी है। राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। राष्ट्रीय विदेश नीति क्या है? तो गुट निरपेक्षता है। राष्ट्रीय धर्म क्या है? धर्म निरपेक्ष। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? गंगा डॉल्फिन है। राष्ट्रीय नारा क्या है? श्रमेव जयते। राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से होते हैं? देखिए राष्ट्रीय पर्व कौन से हैं? स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। राष्ट्रीय राज्य चिन्ह क्या है? अशोक चक्र है। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। राष्ट्रीय लिपि क्या है? तो देवनागरी है। राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते से ये भी पूछा जाता है कहाँ से लिया गया? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ये पूछा जाता है। राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो गंगा है। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है, जिसको पैंथा टाइग्रिस भी कहेंगे। राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? वट या बरगद। और राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो कमल है, जिसको नेलम्बो न्यूसीफेरा कहेंगे। राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है? तो भारत रत्न है। सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न ही है। राष्ट्रीय मिठाई क्या है? तो जलेबी। राष्ट्रीय मंत्र क्या? ओम है। राष्ट्रीय ध्वज गीत क्या है? तो हिंद देश का प्यारा झंडा राष्ट्रीय ध्वज गीत है। ध्यान रखेंगे ये ध्वज गीत है, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित है। अगर आपको इसमें से कुछ न भी याद हो तो एक बार इसको रिवीजन करिएगा, पूछ लिया जाता है कभी एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ देखने वाले हैं सूर्य से ग्रहों का क्रम, और दूरी के अनुसार भी देखेंगे और आकार के अनुसार भी देखेंगे। इस सीक्वेंस को पूछा जाता है। जैसे सूर्य से ग्रहों का क्रम है ये, ठीक है। जैसे ये सूर्य है तो ग्रहों का क्या क्रम है? पहले तो हम दूरी के अकॉर्डिंग देखेंगे कि कौन सा पास है कौन सा दूर है, फिर आकार के हिसाब से देखेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। समझ में आ रहा होगा आपको। पहले हम दूरी वाले को देखते हैं। जैसे देखेंगे तो जैसे अगर यहाँ पे सूर्य है, ठीक है, यहाँ सूर्य है, ठीक, तो उसके सबसे पहले क्या होगा? तो बुध होगा, फिर क्या होगा? शुक्र होगा। इस तरीके से सीक्वेंस चलेगा। तो पहले बुध, फिर शुक्र, फिर बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस और फिर वरुण है। एक बात जान लीजिएगा, इसको याद करने का एक सरल तरीका है। कैसे हम याद कर सकते हैं? आप देखिए, अगर हम दिनों को पढ़ते हैं, जैसे सोमवार मंगलवार ऐसे आप पढ़ते हैं, तो बुधवार से शुरू करिए और एक एक जो बीच में आएंगे मतलब उसको ड्रॉप करते छोड़ते चलेंगे। जैसे देखिएगा बुध है, बुध के बाद क्या है? शुक्र है, बीच में क्या आया? थर्सडे, मतलब बृहस्पतिवार को छोड़ दिया गया। याद करने के लिए बता रही हूँ। तो बुधवार हो गया, शुक्रवार हो गया, ठीक है। और शनि की जगह पे मतलब शनि को ड्रॉप करेंगे तो पृथ्वी, संडे को समझ लीजिए कि पृथ्वी रहेगी, बस। उसके बाद आपको याद जाएगा मंडे को छोड़ना है, मतलब सोम तो कुछ होता ही नहीं है, तो मंगलवार हो जाएगा आपका। बुध न हो के बुध चूंकि हो चुका है तो बृहस्पति, शुक्रवार छोड़ेंगे तो शनिवार होगा। तो ये एक सीक्वेंस याद हो जाएगा। फिर से देखेंगे दूरी क्या है? पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और वरुण। और आकार के आधार पर देखें तो सबसे बड़ा क्या है? बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, वरुण है, पृथ्वी है, शुक्र है और फिर जो है मंगल और बुध है। तो पूछा जाता है सूर्य के सबसे नज़दीक कौन से हैं? तो बुध और शुक्र हैं, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख पर्वत एवं उनके प्रकार। यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन पर्वत का नाम देगा, पूछेगा बताइए ये वलित पर्वत है या नहीं, ब्लैक पर्वत है या नहीं, तो आपको याद होना चाहिए। तो उसी को हम देखने वाले हैं। आइए देखते हैं। जैसे ब्लैक फॉरेस्ट जो पर्वत है, ये ब्लैक फॉरेस्ट है क्या? एक पर्वत है। ये है कहाँ ये पर्वत? तो जर्मनी में पड़ता है। तो ये कौन सा प्रकार है? तो ब्लैक पर्वत है, जिसको हम भ्रंशोत्थ पर्वत भी कहते हैं। साल्ट रेंज कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में है, और ये भी ब्लैक पर्वत का उदाहरण है। नीलगिरी कहाँ पर है? तो भारत में है, और ये भी ब्लैक पर्वत का उदाहरण है। सियरा नेवेदा ये कहाँ है? तो कैलिफोर्निया में, ये भी ब्लैक पर्वत है। तो जो हमने भी ब्लैक पर्वत पढ़े, जैसे ब्लैक फॉरेस्ट, साल्ट रेंज, नीलगिरी, सियरा नेवेदा, ये सभी हमारे ब्लैक पर्वत के उदाहरण हैं। हिमालय का जो है क्या है? तो मोड़दार पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन इनको कहते हैं, वलित पर्वत है जो कि भारत में है। आल्प्स कहाँ है? तो
जो है आपके मध्य यूरोप में पड़ता है, ये वलित पर्वत है। यूराल कहाँ है? यूराल पर्वत रूस में पड़ता है, तो ये भी वलित पर्वत है। एंडीज जो है दक्षिण अमेरिका में है, और ये भी हमारी क्या है? वलित पर्वत है। और रॉकीज़ क्या है? उत्तरी अमेरिका में पड़ता है ये पर्वत रॉकीज़, और ये भी वलित पर्वत है। तो वलित पर्वत कौन कौन से आपने अभी अगर आपके कोई फ्रेंड्स सर्कल में या किसी ने अभी आईएएस का एग्ज़ाम दिया होगा, जो अभी बीते दिनों हुआ है यूपीएससी का, तो उसमें एक सोचिए, इसमें से ही एक छोटा सा प्रश्न पूछा गया था एंडीज़ के लिए। कई उसमें होते हैं ना कि पहला सही है दूसरा सही है, तो उस तरीके के क्रम में एंडीज़ के लिए था उसमें कि एंडीज़ जो है वलित पर्वत है कि नहीं है। तो आप अगर चाहें तो फिर से देख लीजिएगा क्वेश्चन पेपर, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो एंडीज़ क्या है? ये वलित पर्वत है। आगे देखेंगे विंध्याचल। विंध्याचल जो है भारत में है, जहाँ पे धाम भी है माता रानी का, आपको पता होगा। ये जो है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। सतपुड़ा जो है अवशिष्ट पर्वत है। अरावली सबसे प्राचीन पर्वत विश्व में पूरी कौन सी है? अरावली ही है, जो कि भारत में है, और ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। पारसनाथ, ये भी भारत की है, अवशिष्ट पर्वत है। किलिमंजारो कहाँ की है? अफ्रीका की है, ये ज्वालामुखी पर्वत है। मतलब जो भी आपने यहाँ पे देखा कि अवशिष्ट पर्वत कौन कौन से, याद कर लीजिएगा। ज्वालामुखी पर्वत, किलिमंजारो है, और पारसनाथ, अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल, ये सभी हमारे अवशिष्ट पर्वत हैं। रॉकीज़, एंडीज़, यूराल, आल्पस, हिमालय, ये हमारे वलित पर्वत हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि सियरा नेवेदा और नीलगिरी, साल्ट रेंज, ब्लैक फॉरेस्ट, ये सभी हमारे ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। ठीक है, तो उसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है ज्योग्राफी का। आगे देखते हैं विश्व के प्रमुख घास के मैदान देखते हैं। देखिए जैसे दे देता है आपको सवाना, जो है सवाना क्या है? ये एक प्रकार की घास पाई जाती है, लेकिन कुछ घास हैं जो कि इस स्पेसिफिक एरिया में ही मतलब उगते हैं। तो याद रखना है कि कौन सा स्थान है, किस देश में ये उगते हैं। जैसे सवाना, सवाना घास का मैदान कहाँ पर है? तो अफ्रीका में है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होता है। लानोस कहाँ पर होता है? तो वेनेजुएला वो कोलंबिया में। प्रेयरी कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका वो कनाडा में। पंपास जो है अर्जेंटीना में है। और विल्ड जो है घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। डाउन्स कहाँ पाएंगे? तो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। आगे देखेंगे स्टेपीज कहाँ पाए जाते हैं? तो एशिया व यूरोप में। कंपोज तो ये है ब्राज़ील में। पटाना श्रीलंका में, और पोर्कलैंड ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ये सभी घास के मैदान हैं। पहली बात तो ये आपको घास के मैदान, अगर पहली बार इसमें से कुछ सुने होंगे तो उसको जान लीजिए कि घास के मैदान होते हैं, मतलब घास हैं एक प्रकार के, जैसे सवाना, लानोस, प्रेयरी, पंपास, वेल्ड, डाउन्स, स्टेपीज, कंपोज, पटाना और पोर्कलैंड। यही इतने ही नहीं होते और भी हैं, लेकिन हम चूंकि एग्जाम की दृष्टि से देख रहे हैं इसलिए हम सब केवल इंपॉर्टेंट देखेंगे वनडे एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। विश्व एवं भारत की प्रमुख झीलों को देखिएगा। विश्व और भारत में जो इंपॉर्टेंट झीलें हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं, डायरेक्ट नाम देगा। सुपीरियर झील जो है, ये आपको पता होगा कि ये सबसे अच्छी मतलब मीठे पानी की झील है। तो ये कहाँ पर है, किस देश में पाई जाती है, इस तरीके से प्रश्न बनता है। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला है कैस्पियन सागर झील। सर कैस्पियन सागर झील कहाँ की है? तो रूस तथा ईरान की है। नेक्स्ट है सुपीरियर झील, ये कहाँ की? अमेरिका तथा कनाडा की। यूरॉन झील कहाँ की है? तो यूएसए तथा कनाडा की है। मिशिगन झील कहाँ की? संयुक्त राज्य अमेरिका। बैकाल झील कहाँ की है? तो सोवियत संघ की है। रुडोल्फ झील कहाँ की है? तो केन्या की। टिटिकाका झील कहाँ की है? तो पेरू बोलोविया की। टिटिकाका झील की खासियत क्या होती है? ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है, मतलब ये सबसे ऊंचा है ये। नेक्स्ट है आपका रेंडियर झील कहाँ की? तो कनाडा की है। डलहौजी झील जो है फ्लोरिडा की है। डल झील कहाँ की है? तो जम्मू कश्मीर की है। दोनों में अंतर है, देखिएगा, एक है डलहौजी झील तो फ्लोरिडा की है, और ये सिर्फ डल झील है। ठीक है ना, डलहौजी नहीं है। डलहौजी जब आएगा तो फ्लोरिडा, डल झील पूछा जाएगा तो जम्मू कश्मीर। और वुलर झील कहाँ की है? तो जम्मू कश्मीर। संबंध झील कहाँ की है? तो राजस्थान की है। नेक्स्ट आइए देखेंगे सांभर झील कहाँ की है? राजस्थान की है। ठीक है, आगे देखेंगे हुसैन सागर झील कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। पुलिकट झील कहाँ की है? आंध्र प्रदेश वो तमिलनाडु। लोकटक झील कहाँ की है? मणिपुर की है। और शेषनाग झील कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की है। जयसम्मत झील अभी हमने पढ़ा था, वही चीज़ यहाँ पे फिर से रिपीट है, याद कर लीजिएगा, राजस्थान। डिंडवाना झील कहाँ की है? तो राजस्थान की है। देवताल झील उत्तराखंड की है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। और चिल्का झील जो है कहाँ की है? तो उड़ीसा की है। और
लोनार झील कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। वेम्बनाड झील जो है केरल की है। मानसबल झील जम्मू कश्मीर। पिछौला झील राजस्थान की। माला ताल झील कहाँ की है? उत्तराखंड की है। खुरपा ताल झील उत्तराखंड। अनंतनाग झील जो है जम्मू कश्मीर की है। शेषनाग, अनंतनाग जिसमें नाग वर्ड आते हैं वो मैक्सिमम झीलें आपकी जम्मू कश्मीर की ही होती हैं। देखिएगा, अब इसको आपने पढ़ा होगा तो अच्छा तो लगा होगा, लेकिन याद कब होगा? जब इसको रिवीजन करेंगे। ठीक है, इसको 1 से 2 बार अच्छे से रिवीजन खुद से करिएगा तो याद हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला हम देखते हैं पॉइंट, कंप्यूटर का आविष्कार। देखिए, आपके जनरल अवेयरनेस में आप सभी लोगों में से कुछ कैंडिडेट पूछ भी रहे थे कि कंप्यूटर के प्रश्न आएंगे। तो देखिए, कंप्यूटर के प्रश्न ऐसे अलग से कोई सेक्शन तो डिवाइड है नहीं कि 10-15 प्रश्न आएंगे, लेकिन 2-3 प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि जनरल अवेयरनेस में तो आपका ये भी आएगा। तो आइए यहाँ से इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट देखते हैं कंप्यूटर के। मैंने लास्ट में कंप्यूटर के कुछ टॉपिक रखे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। कंप्यूटर की पीढ़ी मतलब जनरेशन की बात यहाँ पर हो रही है कि जो जनरेशन है। अब प्रश्न यहाँ से बनता कैसे है कि कंप्यूटर की जैसे इस समय 5th जनरेशन चल रहा है। ठीक है, पहले एक टाइम था कि बस ईयर पूछा जाता था कि फर्स्ट जनरेशन, प्रथम पीढ़ी का मतलब क्या होता है? फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ और 5th जनरेशन। तो अब ईयर नहीं पूछा जाता कि कब शुरुआत हुई। वर्तमान समय में 5th जनरेशन चल रहा है, इतना याद रखिएगा। और फर्स्ट जनरेशन में ये पूछा जाता है, जैसे कोई चीज़ आती है, जैसे इस समय 2024 चल रहा है, 2024 में बहुत सारी चीज़ों का नया खोज हुआ है, नई चीज़ें हुई हैं। फिर जब 2025 आता है, ठीक है, तो देखा जाता है कि 2024 में क्या क्या चीज़ें नई हुई हैं, क्या नई खोज की गई। फिर 25 में कुछ नया होता है। तो उसी प्रकार से जब हमारा जनरेशन चलता है तो 1-1 साल का तो जनरेशन होता नहीं है, चल रहा है। जब कोई बहुत सारा बदलाव आता है तब वो सेकेंड जनरेशन में आ जाता है। तो जब पहली बार कंप्यूटर का मतलब सब कुछ खोज हुआ, सब कुछ जब उसकी पहली पीढ़ी चल रही थी, उस समय जब कंप्यूटर बनाए जाते थे तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट डिवाइस के रूप में किसका प्रयोग किया गया, वो चीज़ पूछी जाती है। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब का प्रयोग कहाँ किया गया था? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में यानी फर्स्ट जनरेशन में किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब को जैसे वैक्यूम ट्यूब आप कहते हैं, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग कंप्यूटरों में किया गया था? तो फर्स्ट जनरेशन में। नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर का प्रयोग कब किया गया? सेकेंड जनरेशन में किया गया। इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको आईसी कहते हैं, इसका प्रयोग थर्ड जनरेशन में हुआ था। VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। ठीक है, VLSI का वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, इसका प्रयोग मतलब वृहद एकीकृत सर्किट जो होती है, तो उसको मैंने बता दिया इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फिर से सुन लीजिए। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, इसका प्रयोग 4th जनरेशन में हुआ था। उसके बाद है आपका अतिवृहद एकीकृत परिपथ, मतलब इसमें जो है VLSI ULSI का प्रयोग किया गया था, किसमें? तो 5th जनरेशन में। तो आपको ये जो 5 पीढ़ी है मतलब 5th जनरेशन तक का ये समझ में आएगा, पहले जनरेशन में क्या प्रयोग किया गया, दूसरे में क्या था, तीसरे में क्या था, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये घटनाक्रम है कि किस मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक मतलब मुख्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन से थे, कौन से कंपोनेंट का प्रयोग किया गया। ऐसा नहीं है केवल ट्रांजिस्टर, सेकेंड में ट्रांजिस्टर था तो उसके अलावा कुछ नहीं था, बहुत कुछ, लेकिन पूछा यही जाता है। ठीक है, आइए हम अब कुछ फुल फॉर्म देखते हैं, कंप्यूटर से संबंधित देखेंगे ये। ठीक है, और यहाँ से आपको कुछ और भी जानकारी जो इम्पोर्टेंट होगी उसको देते चलेंगे, जहाँ कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1-2 फुल फॉर्म पूछे जाते ही हैं और कंप्यूटर के फुल फॉर्म पूछने की संभावना बनती है। आइए देखिएगा, ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का मतलब कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है? CPU होता है। तो CPU के अंदर ही ALU होता है, जिसमें केवल मैथमेटिकल घटनाएं होती हैं, जो आप कैलकुलेशन करते हैं, जो भी कुछ करते हैं वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में होता है। उसके बाद कहते हैं एल्गो, ALGO को, इसका मतलब क्या होता है फुल फॉर्म? तो एल्गोरिथम लैंग्वेज होती है। BCD का मतलब क्या होता है फुल फॉर्म? देखते चलेंगे, बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड। CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए, जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं, MTS के एग्ज़ाम हैं या अदर कोई भी एग्ज़ाम है, उसमें इस तरीके के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आगे देखेंगे CAD का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। C का मतलब क्या होता है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। नेक्स्ट है आपका CLASS मतलब क्लास का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज़ इन स्कूल। नेक्स्ट है आपका कोमल, COMAL
एल कोमल का फुल फॉर्म क्या होता है, ध्यान रखेंगे, कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज। नेक्स्ट है डोस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले डॉस का प्रयोग करते थे, अब नहीं करते। CMD कमांड का मतलब अब नहीं किया जाता। DTS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डेस्कटॉप सिस्टम होता है। DTP का फुल फॉर्म क्या होगा, डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये DTP, याद कर लीजिएगा। देखिए इंपॉर्टेंट सभी है इसमें। अगर हम किसी भी एरिया में फुल फॉर्म पढ़ने जाएंगे तो हमें बहुत सारे फुल फॉर्म मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे जो लिखा है कम से कम इतना तो आपको याद होना ही चाहिए, इस एग्ज़ाम के लिए भी और किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए। आइए आगे देखेंगे। ENIAC मतलब ENIAC इनका फुल फॉर्म क्या है, ये एक प्रकार का कंप्यूटर है। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंट्रोग्रेशन एंड कंप्यूटर। फैक्स, FAX का क्या होता है, फार अवे ज़ेरोक्स। फ्लॉप्स का क्या होगा, फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड। HLL का मतलब हाई लेवल लैंग्वेज। HTML का क्या होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, आगे देखें। HTML का प्रयोग जो वेबसाइट हमारी होती है, वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है HTML लैंग्वेज का प्रयोग। LAN का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क होता है। LDU का फुल फॉर्म क्या होगा, लिक्विड डिस्प्ले यूनिट होता है। जो लिस्ट है LISP, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, लिस्ट प्रोसेसिंग होता है। MICR इसका क्या, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है। MIPS का क्या होगा, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड होता है फुल फॉर्म। MOPS का फुल फॉर्म क्या होगा, तो मिलियन ऑफ ऑपरेशन पर सेकेंड। OMR, आप लोग को OMR शीट मिलती है, तभी तो कहा जाता है आपको डॉट पेन लेके जाना है। अगर आप डॉट पेन से नहीं लिखेंगे, मार्क नहीं करेंगे, जेल पेन का प्रयोग करेंगे तो स्कैन ही नहीं हो पाएगा। OMR का मतलब क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। नेक्स्ट है PC डॉस का मतलब पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। PROM का मतलब क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रैम का मतलब क्या होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम और रोम का क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। देखिए रैम रोम में चीज़ें पूछी जाती है। देखिए जो रैम हमारी होती है वो टेम्प्रोरी मेमोरी होती है, अस्थायी मेमोरी होती है, जबकि रोम जो है ROM जिसमें रीड ओनली मेमोरी है, वो हमारी परमानेंट या फिक्स मेमोरी, स्थायी मेमोरी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, जब हम वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में जब कोई भी काम कंप्यूटर पर करते हैं तो हम रैम पर ही करते हैं। ठीक है, जब तक सेव नहीं करते वो रोम में नहीं जाती है। नेक्स्ट देखेंगे RPG का मतलब क्या होता है, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। नेक्स्ट है आपका VDU का फुल फॉर्म विजुअल डिस्प्ले यूनिट। VLSI का वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। WAN का वाइड एरिया नेटवर्क। और WWW का वर्ल्ड वाइड वेब होता है फुल फॉर्म। ठीक है, तो जितने अभी आपने यहाँ पे फुल फॉर्म पढ़े हैं सबको अच्छे से याद करिएगा। देखिए कंप्यूटर सेक्शन एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर एक बार आप समझ लेंगे तो दिक्कत नहीं होती है। कंप्यूटर जो है उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए आपको कंप्यूटर के कुछ इम्पॉर्टेंट आप लोगों में से कुछ कमेंट आए थे, उसके लिए मैं आपको बताऊंगी। और दूसरी बात है इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए भी कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए भी अलग से कॉन्सेप्ट की क्लास चलेगी। जिनको ज़रूरत होगी आप अपने एग्ज़ाम के बाद वहाँ से पढ़ सकते हैं, ताकि आपके लिए अच्छा हो, यूज़फुल हो आपके आगे एग्ज़ाम के लिए। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतनी ही चीज़ें हैं, इसको रिवीजन करिएगा, PDF आपको मिल जाएगी समय से। और नेक्स्ट वीडियो में हम नई टॉपिक के साथ फिर जल्द मिलेंगे। आप अपनी तैयारी को करते रहें, बेहतर ढंग से करिए। ध्यान रखिए। जय हिंद।